स्कूल के गेट पर अचानक स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की किसी लड़के की बाहों में दिखी। आंखें लाल थीं, रो रही थीं और मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि वो बिल्कुल साफ है, कोई झंझट नहीं है। उसकी बेचारगी वाली एक्टिंग से बाकी लोग तो बेवकूफ बन जाते, लेकिन मैं उसके लिए जो गिफ्ट लेकर आया था उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। वो खुद खुशी से किसी के साथ थी, फिर भी ऐसे दिख रही थी जैसे मैं बेकार में ड्रामा कर रहा हूं। मैंने शांति से सिगरेट बुझाई, लिशुन की शर्ट की बांह ठीक की, कार का दरवाजा खोला और सड़क किनारे बस का इंतजार कर रही एक खूबसूरत लड़की के पास गया। मैंने खुद पूछा कि वो कहां जा रही है और साथ ड्रॉप करने की ऑफर की। अगले दिन हम फिर मिले। उससे पहले उसने मुझे मैसेज किया था। मुझे लगा था वो बस मजाक में बोल रही है, लेकिन वो सीधे मेरे ऑफिस आ गई। काफी बड़ी जगह थी। वो लंबी और बेहद अट्रैक्टिव थी, बहुत ज्यादा आई कैचिंग। एलवी बैग, बैलेंसियागा स्टॉकिंग्स के साथ हेरमेस बैग और स्कर्ट। भले ही ये सब कॉपीज थीं, लेकिन उस पर पहनकर भी बहुत स्टाइलिश लग रही थीं। चेहरा भी बिल्कुल परफेक्ट था, उस बेकार सी सीधी सादी लड़की से बिल्कुल अलग। इसकी आंखों में नेचुरली एक कशिश थी, हर नजर दिल खींचती थी। लाल होंठ आग की तरह चमकते थे, एकदम किसी जादुई परी जैसी। इस तरह की ब्यूटी और स्टाइल थोड़ी बोल्ड जरूर लगती है, जो ज्यादा सोच समझकर चलने वालों को शायद पसंद न आए। लेकिन प्लेन चाय बहुत पी ली, अब थोड़ी मीठी गर्म चाय का मन था, और वो कैसी होती है यह जानना था। जैसे ही उसने मुंह खोला, मुझे पता चल गया कि सही इंसान मिल गया। अब मैं आपको क्या बुलाऊं? बॉस बोलूं तो लगेगा आपको बूढ़ा बना दिया, डार्लिंग भी ठीक नहीं लगता, तो क्या सीधे डैडी बोलूं? ये बात इतनी डायरेक्ट और बोल्ड थी कि मैं हंसी रोकते रोकते रह गया। लेकिन ऐसे नाम प्राइवेट में ही ठीक हैं, बाहर थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है। मैंने मुस्कुराहट दबाई और सेक्रेटरी वांग के दिए हुए प्रोफाइल को देखा। वो एक छोटे से शहर से थी, घर की हालत ठीक ठाक थी, लेकिन उस लड़की की तुलना में जिसके पिता बीमार थे, मां की तबीयत खराब थी, पढ़ाई भी चल रही थी और घर में सब कुछ बिखरा हुआ था, ये काफी बेहतर थी। मैंने फाइल बंद की और उसे देखा। वो थोड़े से फूले हुए लाल होंठों के साथ बहुत क्यूट लग रही थी, नेचुरली अच्छी थी, बस थोड़ी ज्यादा बोल्ड थी। पहले कुछ स्पॉन्सर्स के साथ रही है, अभी भी कांटेक्ट में है क्या? उसने मुस्कुराते हुए आंखें सिकोड़ी और बोली, मेरी जिंदगी में शुरू से आखिर तक बस आप ही हो भैया। वो बेबी वॉइस सुनने में अच्छी लगी, मुझे भी पसंद आई। इस हफ्ते किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर पूरा चेकअप करवाओ और रिपोर्ट मुझे दिखाओ। अगर सब ठीक रहा तो अगले हफ्ते से मेरे साथ रहो। ठीक है, थैंक यू भैया। वो 8 सेंटीमीटर की हील्स पहने कमर लहराते हुए खुशी खुशी चली गई। मैं उसकी चाल देखता रहा और मन में नोट किया, चलने का तरीका और कर्व्स देखकर लग रहा था कि कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। युमंशु की चेकअप रिपोर्ट अभी आई नहीं थी, लेकिन स्कूल की वो लड़की पहले ही आ गई। वो धुली पुरानी ड्रेस पहने, घिसे हुए वाइट शूज में शेयर्ड साइकिल चलाते हुए आई, बिल्कुल सीधी सादी लड़की जैसी। मुझे सच में हैरानी हुई। मैं हर महीने उसके अकाउंट में 20 लाख डालता था, पता नहीं वो कहां जाते थे। क्या वो जानबूझकर यह इमेज बनाए हुए थी, या सच में इस तरह बेचारी बनने की आदत पड़ गई थी? वो एक्चुअली मुझसे मिलने नहीं आई थी। ये कैफे बस उसकी पार्ट टाइम जॉब की जगह थी। उसके लुक्स और स्टाइल की वजह से एक बार फिर किसी ने उससे कांटेक्ट मांगा। उसने फिर मना कर दिया और बोला कि दिल में पहले से कोई है। मैं कभी सोचता था कि वो कोई मैं हूं। आखिर मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, घर भी अच्छा है, और पैसे खर्च करने में भी कभी कंजूसी नहीं की। हर महीने 20 लाख तो बेस था ही, ऊपर से रेड पैकेट्स, गिफ्ट्स, बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना, सब आम बात थी। इतना सब होते हुए भी ये बेकार में एटीट्यूड दिखाना और पैसों को ठुकराना, इसका कोई मतलब नहीं था। मैंने कभी नहीं चाहा कि वो दिल से मुझसे प्यार करे या कोई बड़ा रोमांटिक ड्रामा हो। बस शांति से साथ रहे और बेसिक इमोशनल सपोर्ट दे। इतना भी नहीं कर सकती तो यह बहुत ज्यादा हो गया। न कोई तमीज है,
न कोई प्रोफेशनलिज्म। तभी एक हैंडसम और एनर्जेटिक लड़का कैफे में आया। घनी भौहें, बड़ी आंखें, सीधी बॉडी, पूरी तरह से यंग और फ्रेश एनर्जी। लिन सिसी ने पहली नजर में ही उसे देखा। गाल तुरंत लाल हो गए, घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने एक नजर में पहचान लिया, यही वो लड़का था जो उस दिन स्कूल गेट पर लिन सिसी के साथ था। फिर उसने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम खास मुझसे मिलने आए हो? लड़के ने हल्की सी स्माइल दी। आंखों में कोई इमोशन नहीं था, बस एक दोस्त ने बताया था कि यहां की कॉफी अच्छी है, कुछ रिकमेंड करो। जो लिन सिसी पहले उदास बैठी थी, वो एकदम एक्टिव हो गई और उसे बड़े ध्यान से हर कॉफी के बारे में बताने लगी। कितनी शुगर डालें, टेस्ट कैसा होगा, सब कुछ डिटेल में। वो उसे खुश करने में इतना बिजी हो गई कि काफी टाइम वेस्ट हो गया। पीछे खड़े कस्टमर्स थक गए और सीधे चले गए, लेकिन लड़के ने सारी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद उसकी रिकमेंडेशन को इग्नोर किया और मेन्यू में सबसे ऊपर वाली कॉफी ऑर्डर कर दी। लिन सिसी फिर भी मुस्कुराती रही, मेन्यू लेकर दौड़ते हुए कॉफी मशीन के पास गई और खुद उसके लिए बनाने लगी। उसने मेरे सामने कभी इतनी बेइज्जती से खुशामद नहीं की थी, जबकि असल में मैं ही उस पर पैसे लुटाने वाला था। शायद यही होती है लव, जो इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो असली बात भूल जाए। उसकी नजर में मेरे दिए हुए गिफ्ट्स, सरप्राइजेज और हर महीने के 20 लाख, शायद ये सब बस उस चेहरे की कीमत थी। जैसे इंटरनेट पर कहते हैं, लड़की अपनी यूथ और टाइम देती है, क्या वो बेकार है? लेकिन लड़के की यूथ भी उतनी ही वैल्यूएबल होती है। मेरे आसपास भी ऐसे दोस्त हैं जो स्टार्स या कॉलेज स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और इस फील्ड में काम करने वाले भी हैं, जेंडर कोई भी हो। दोनों तरफ से समझदारी होती है, स्पॉन्सर की मर्जी के हिसाब से चलते हैं, चाहे मन में कुछ भी हो, ऊपर से तो मानते हैं। मेरी पोजीशन और लुक्स इस सर्कल में काफी पॉपुलर हैं। कई लोगों ने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। बस अपने आप कोई मिले, यही चाहता था। सोचा नहीं था कि लिन सिसी जैसी एटीट्यूड वाली मिलेगी। मैंने खुद प्लान किया, फिर भी बार बार गोस्टिंग हुई। कभी पार्ट टाइम जॉब का बहाना, कभी स्टूडेंट काउंसिल, कभी लैब का काम। फिर भी मैंने कभी उससे गुस्सा नहीं किया, हमेशा उसका ख्याल रखा। खुद पूछा कि कोई हेल्प चाहिए क्या। दोस्तों को पता चला तो उन्हें लगा मैं सच में फॉल कर गया हूं, और उन्होंने हाफ जोक में कहा, अपनी लिमिट्स याद रखना। मुझे अंदर से पता था, लेकिन सच ये है कि किसी भी अरेंजमेंट में मैंने लिन सिसी को इतनी छूट कभी नहीं दी। ये तो हद से ज्यादा हो गया था। इसमें कुछ मेरी भी गलती थी। फैमिली बिजनेस संभालने से पहले मैंने कभी रिलेशनशिप नहीं किया था। लिन सिसी के साथ यह पहला एक्सपीरियंस था, और मैंने बाउंड्रीज सही से नहीं रखी, इसीलिए बस उसे झेलता रहा। आखिरी घूंट कॉफी पी, उठा और बाहर निकल गया। दरवाजे की घंटी बजी। नजर के कोने से दिखा कि काउंटर पर कॉफी बना रही लिन सिसी ने शायद ऑटोमेटिकली मेरी तरफ देखा। शाम को रूटीन ऑनलाइन मीटिंग खत्म हुई। दरवाजे पर नॉक हुई। युमांशु था। सच कहूं तो मुझे हैरानी हुई। उसकी चेकअप रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था। बॉडी बिल्कुल हेल्थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कि एक छोटी सी कैविटी भी नहीं थी। आज उसने अलग आउटफिट पहनी थी, बिग वेव्स को हाई पोनीटेल में बांधा था, ऑरेंज पिकाचू फिटेड शर्ट के साथ लाइट जीन्स, हील्स की जगह व्हाइट शूज। एक फ्रेश यंग लुक था। उसने देखा कि मैं उसे ध्यान से देख रहा हूं तो धीरे से बोला, क्या आपको यह लुक पसंद है? मैंने खास आपके लिए चेंज किया। उसने कैजुअली बाल ठीक किए। आउटफिट में कर्व्स दिख रहे थे, कमर हल्की सी झलक रही थी। फैब्रिक देखकर ही पता चल रहा था कि सब नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल टच नहीं। मैं चुप रहा तो उसने थोड़े से रुआंसे होकर पूछा, क्या हुआ भैया, पसंद नहीं आया? सच में मुझे भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता। इतना कहते ही वो हल्के से घूमा और हल्की खुशबू के साथ सीधे मेरी गोद में आ बैठा। मेरी सांस अपने आप रुक गई। भैया, क्या मैं टेस्ट पास कर गई? उसने मेरी गर्दन में बाहें डाल ली। आवाज मीठी और टेम्पटिंग थी।
होंठ जेली जैसे सॉफ्ट और इनवाइटिंग लग रहे थे। मैंने सिर हिलाकर उसे उठने का इशारा किया। वो थोड़ा नाराज होकर हुनहुनाया, फिर अनमने मन से हटा। मैंने अभी चैन की सांस ली ही थी कि वो फिर पास आकर बोला, भैया भूख लगी है, मैं नूडल्स बना दूं, गारंटी है आपको पसंद आएगा। मेरी अभी अभी ठीक हुई सांस फिर अटक गई। वो अपनी चमकती आंखों से देखते हुए जीन्स पर उंगलियां फेरते हुए बोला, भैया आपको सच में भूख लगी है ना? चेकअप के लिए खाली पेट आना था, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। जब मैंने असली बात पकड़ ली तो उसे जरा भी शर्म नहीं आई, बल्कि बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, मैं जल्दी में सबसे पहले भैया से मिलने आई ना, और वैसे भी पेट भरे बिना भैया का साथ कैसे दूंगी? मुझे कोई जवाब नहीं सूझा। मेरा फ्राइड एक भी बच नहीं पाया। मैं देखता रहा उसे खाते हुए और मन में सोचता रहा, रिपोर्ट में घर की हालत तो खराब दिखती थी, मेरे उस तले हुए अंडे को भी नहीं बख्शा। मैं देखता रहा उसे मजे से खाते हुए, मन ही मन परेशान होता रहा। मेडिकल रिपोर्ट देखकर घर की हालत भले ही खराब लगी, पर इतना भी नहीं कि एक वक्त का खाना भी न खा सके। अगर पेट नहीं भरा तो मैं तुम्हारे लिए एक स्टेक और फ्राई कर देता हूं। उसे इतने चाव से खाते देख मेरा मूड भी अच्छा हो गया, पर उसने सिर के हिलाकर मना कर दिया। कटोरे में बचा आखिरी घूंट सूप पी लिया, एक बूंद भी नहीं छोड़ा। स्टेक बाद के लिए रहने दो, जब मैं अच्छा परफॉर्म करूं तब भाई मुझे रिवॉर्ड देना। मन ही मन मुझे सुकून मिला और दिल से तारीफ निकली। यही है असली समझदार और प्रोफेशनल इंसान। कहते हैं ना, हर फील्ड में एक चैंपियन होता है। काबिल इंसान कहीं भी हो चमक ही लेता है। पर मेरी तारीफ ज्यादा देर नहीं चली, मुसीबत आ गई। गर्म पीली रोशनी में जो शेन का नाम गूंज रहा था। हवा में नाइट क्लब के परफ्यूम की तेज खुशबू थी, जो नाक में चुभती भी थी और नशा भी करती थी। मेरा सिर घूमने लगा। धुंधलेपन में कान के पास युमांशु की मीठी आवाज आई, अरे वाह, 6 पैक एब्स, एक किस तो बनती है। इतनी खुशी मिल गई, सच में जैकपॉट लग गया। मुझे अचानक लगा कुछ गड़बड़ है, ये उल्टा कैसे हो गया, जैसे मैं ही उसके हाथ में खिलौना बन गया। ये सोचते ही मैंने दांत भींचे और सीधे मेरे ऊपर उछल कूद कर रही युमांशु को पलटकर दबा लिया। उसे मुझ पर हावी होने देना तो बनता नहीं था। काफी देर की उठापटक के बाद रात के पिछले पहर जाकर नींद आई। आधी नींद में गर्दन के पास हल्की सी खुजली हुई। युमांशु के बाल त्वचा से छू रहे थे। मैंने बेबस होकर आंखें खोलीं और हंसते रोते बोला, रुको, अब और मत करो, मैं भी लोहे का नहीं बना हूं। उसने होंठ चाटे, फिर भी अधूरा सा चेहरा बनाए रखा। अगले दिन मैं अपनी दर्द करती कमर को थामे युमांशु की मदद से तैयार हुआ। दोपहर को ऑफिस में क्लाइंट आने वाले थे। चाहे कितनी भी थकान हो, जाना तो पड़ेगा। निकलने से पहले युमांशु ने मुझे रोका, भाई मुझे एक्टर बनना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मेरे पैर रुक गए, थोड़ा माथा सिकुड़ा। अभी आए, ज्यादा वक्त नहीं हुआ और पहले से डिमांड करने लगे, थोड़ा जल्दी नहीं है? 7 बार हो चुके हैं यार, यकीन ना हो तो डस्टबिन में टिश्यूज गिन लो। जरा सीरियस रहो। मैंने माथे पर हाथ रखा, थोड़ा परेशान हुआ। सच में समझ नहीं आया उसकी सोच, और यह भी जानना था कि उसने टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लिया। अचानक याद आया, उस दिन वो बस उस फेमस कॉलेज के गेट के बाहर गाड़ी का इंतजार कर रहा था। जरूरी नहीं कि वो वहां का स्टूडेंट हो। क्या तुम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? उसने सीना तानकर बेझिझक सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। पहले कुछ वक्त चुपचाप रहो, बाद में मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा। वहां एक मास्टर डिग्री कर लेना, चाहे इजी वाली ही सही। पर युमांशु को यह मंजूर नहीं था। मुझे पढ़ाई नहीं करनी, बस एक्टर बनना है, शूटिंग करनी है, पैसे जल्दी मिलते हैं। मुझे तुरंत सिर दर्द होने लगा। बस यही कह सका कि घर पर चुपचाप रहो, इधर उधर ज्यादा बात मत फैलाओ। अगर लोगों को पता चला कि मैंने ऐसे शोर मचाने वाले इंसान को रखा है तो लोग मेरी समझ पर हंसेंगे। ड्राइवर पहले से गाड़ी तैयार करके खड़ा था मुझे ऑफिस छोड़ने के लिए। गाड़ी में बैठते बैठते मैंने पीछे मुड़कर देखा। युमांशु नीचे खड़ा था, हाथ हिलाकर
बाएं कर रहा था। उसके बड़े व्हीकल्स धूप में चमक रहे थे और रात के बाद और भी निखरा हुआ चेहरा बेहद आकर्षक लग रहा था। नींद का कुर्ता बस सीने पर कुछ बटन्स बंद किए हुए था। पूरा अंदाज झलक रहा था। जब मैं उस गहराई को देखता हूं तो लगता है वो गहराई भी मुझे देख रही है। जल्दी वापस आना, उसने हाथ मुंह के पास रखकर लाउडस्पीकर जैसा बनाया और धीरे से कहा। मैंने सिर हिलाया और तुरंत सेक्रेटरी को मैसेज भेजा। उसे कहा कि किसी हाई एंड ब्रांड स्टोर पर जाकर यू मंशू के लिए कुछ फिटेड और सेक्सी आउटफिट्स लाए, साथ में कुछ प्रीमियम स्टॉकिंग्स भी जो ऊपर से अच्छी लगे और कंफर्टेबल भी हों। यू मंशू तो वैसे भी नेचुरली चार्मिंग है, वो क्यूट इनोसेंट लुक उस पर बिल्कुल नहीं झकता। कभी कभी अलग स्टाइल में आए तो और भी ज्यादा असर होता है। फिर शुरू हुई 3 घंटे की कॉन्फ्रेंस रूम की लंबी लड़ाई। बेहद डिमांडिंग क्लाइंट्स को हैंडल किया। वापस ऑफिस आया तो पहले से दर्द करती कमर और भी बुरी हो गई। बड़ी बॉस चेयर पर बैठ गया, पीठ के पीछे लंबर सपोर्ट लगाया, फिर भी वो हल्की सी दर्द कम नहीं हुई। इतनी बड़ी फैमिली बिजनेस को अकेले संभालना पड़ता है, हर छोटी बड़ी चीज खुद देखनी पड़ती है। मेरे पेरेंट्स की शादी तो बस एक डील थी। शादी के बाद वो हमेशा अलग अलग देशों में रहते, एक दूसरे के मामले में नहीं पड़ते। सौतेला भाई और सौतेली बहन दोनों बस कंपनी के डिविडेंड्स का इंतजार करते हैं, कभी काम में हाथ नहीं बटाते। पर ठीक भी है, कोई मेरे डिसीजंस में दखल नहीं देता। भाई, ऑफिस डेस्क के नीचे से अचानक एक कमजोर सी आवाज आई। मैं चौंक कर सीधा हो गया और कमर फिर से खींच गई। अगले ही पल एक सिर बाहर निकला और मुझे कुछ समझने का मौका दिए बिना सीधे मेरे चेहरे पर एक किस कर दी। मैं होंठ दबाए बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे घूरता रहा। यू मंशू को जरा भी शर्म नहीं आई। वो आराम से मेरी गोद में बैठ गई और बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर बोली, क्या हुआ? वैसे तो यही होता है ना। लोग कहते हैं काम हो तो सेक्रेटरी से, वरना वो खुद चुपके से ऑफिस में घुस आई थी, एकदम प्रोफेशनल लुक में, फॉर्मल ड्रेस, नाक पर बिना लेंस वाला गोल्डन फ्रेम चश्मा और जानबूझकर फ्रेम को थोड़ा नीचे खिसकाकर मेरी तरफ आईब्राउ रेज करते हुए देखा। पूरा एटीट्यूड था। थोड़ी देर की मस्ती के बाद आधे घंटे बाद जाकर रुके। यू मंशू आराम से कपड़े ठीक करने लगी। मेरा शरीर ज्यादा दिन नहीं झेल पाएगा, उसे कोई ढंग का काम देना होगा ताकि उसकी एनर्जी कहीं और लगे, वरना वो दिन भर मेरे ही पीछे लगा रहेगा। अभी सेक्रेटरी वाला रोल उसने बहुत अच्छे से निभाया था, एक्टिंग भी जबरदस्त थी, तो क्यों न इसी बहाने उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भेज दूं, एक्टर बनवा दूं। मैंने तुरंत अपने फिल्म कंपनी वाले दोस्त को कॉल किया। बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, दोस्त का रिप्लाई आने से पहले ही कंपनी के रिसेप्शन का कॉल आ गया। लिन जनरल, लिन सीसी मिस अभी आपसे मिलना चाहती हैं, जिद कर रही हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा। लिन सीसी को हमेशा हमारे रिश्ते की चिंता रहती थी। वो कभी ऑफिस नहीं आती थी, डरती थी कि लोग बातें बनाएंगे। आज अचानक खुद चलकर आ गई। मुझे अभी टाइम नहीं है, उन्हें वापस भेज दो, मैंने शांत आवाज में कहा। मैंने लिन मिस को समझाया, पर वो जाने को तैयार नहीं है, रिसेप्शन पर बैठी इंतजार कर रही हैं। मैंने थोड़ा माथा सिकोड़ा, थोड़ा सोचा, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। कॉल काटते ही कान के पास लाइटर से सिगरेट जलाने की आवाज आई। यू मंशू ने एक कश लिया, धुएं से खांसी आ गई, फिर सिगरेट मेरे होंठों के पास ले आई। बाद में एक सिगरेट, टाई खोलकर सिर झुकाकर स्मोक करते हो तो बहुत हैंडसम लगते हो। सच में मुझे बहुत अच्छा फील होता है, चाहे यह बात दिल से कही हो या बस यूं ही। सुनकर अच्छा लगा। मैंने उसके पीछे एक थपकी दी। अच्छा, अब घर जाओ और आराम करो, मुझे थोड़ा पर्सनल काम निपटाना है। उसने मेरी तरफ एक मोहक नजर डाली और बिना कुछ पूछे अपनी पतली कमर लहराते हुए ऑफिस से निकल गई। मैं उठकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला। लिन सीसी अभी भी वही इनोसेंट लुक में थी, सादी व्हाइट ड्रेस और व्हाइट शूज। देखकर मन में कोई हलचल नहीं हुई।
उसने मुझे आते देखा तो तुरंत सोफा से उठ खड़ी हो गई। आंखों में सवाल था। लिन शेंगशाओ, मुझे उस कॉफी शॉप से निकाल दिया गया। जिस कॉफी शॉप में वो काम करती थी वो मेरी ही प्रॉपर्टी थी। निकाले जाने के बाद उसने सारा दोष नेचुरली मुझ पर डाल दिया। मुझे खड़े रहकर तकलीफ झेलने का मन नहीं था। एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। कमर बहुत दर्द कर रही थी। एक पल भी खड़े रहना मुश्किल था। तो क्या कहना चाहती हो? लिन सीसी का चेहरा बार बार लाल पीला होता रहा। दोनों हाथ कसकर मुट्ठी बांधे हुए थे। थोड़े गुस्से में मुझ पर चिल्लाई, उस दिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी शॉप में हो। वो गू क्लासमेट मेरे सीनियर हैं। वो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। मैं बस उनसे थोड़ी बात कर रही थी। क्या तुम थोड़ा ब्रॉड माइंडेड नहीं हो सकते? इतने पेटी मत बनो। उसके और बहाने सुनने से पहले ही मैंने बात काट दी। मैं कॉफी शॉप को कह सकता हूं कि तुम्हें वापस रख लें। लिन सीसी साफ चौंक गई। जो भी कहने की तैयारी की थी सब अंदर ही रह गया। जैसे मुट्ठी मारी और रुई पर लगी। चेहरे पर हैरानी थी। ठीक है, उसने अकड़ते हुए एक आवाज निकाली। मैंने हल्के से हंसते हुए जोड़ा, आधे घंटे की काम की सैलरी 1 घंटे की मिलेगी, 20 युआन। चाहो तो मार्केट रेट पता कर लो। ये डील काफी फेयर है। ये सुनते ही लिन सीसी वहीं ठिठक गई। आंखें तुरंत भर आईं। चेहरे पर शिकायत थी। वो कॉफी शॉप में पार्ट टाइम करके पढ़ाई का खर्च निकालती थी। रोज क्लास के बाद बस 3 घंटे काम करती थी। मैंने शुरू में उसे फुल टाइम एम्प्लॉई की तरह सारे बेनिफिट्स दिए थे। हर महीने पूरे वो कॉफी शॉप में पार्ट टाइम काम करता था। रोज क्लास के बाद सिर्फ 3 घंटे काम करता था। मैंने उसे शुरू से ही फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया। 5 इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड भी दिया। हर महीने पूरे 6,000 की सैलरी मिलती थी। उसकी नजर में ये सब उसकी मेहनत की कमाई थी और वो इसे बिल्कुल सही मानता था। लिंशन श्याओ, तुम जानबूझकर मुझे परेशान मत करो, उसने गुस्से में कहा। मेरे और गुसीनियर भाई के बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। क्या तुम हमेशा शक करना बंद नहीं कर सकते? उसे इतना गुस्से में देखकर मुझे थोड़ी हंसी आई। उसका चेहरा पतला था, होंठ पतले थे, देखने में ही थोड़ा कड़वा लगता था। बॉडी भी एवरेज थी, कोई खास बात नहीं थी। साथ रहने पर बोरिंग और बेजान लगता था। यूमंशु से तो हजारों गुना कम था। मैंने अचानक यूं ही पूछ लिया, तुम्हारे वो गुसीनियर भाई का नाम कहीं गुई गुनियन शेन जैसा कोई फिल्म हीरो वाला नाम तो नहीं है? लिन सिसी तुरंत अलर्ट हो गया। मुझे घूरते हुए बोला, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये मत सोचो कि पैसे होने से सब कुछ कर सकते हो। अगर तुमने गुसीनियर को कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उठ खड़ा हुआ। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो क्या करोगे? लिन सीसी एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी नजर अनजाने में मेरी नेक पर पड़ी। मैंने उसकी नजर फॉलो करते हुए हाथ उठाकर छुआ। तब पता चला कि यिलिंग के लिपस्टिक का निशान गलती से स्किन पर लग गया था। पहले तो उसके चेहरे के निशान पर ध्यान गया था, इसलिए नेक वाला भूल ही गया था। लिन सीसी का चेहरा कई बार बदला। आखिरकार गुस्सा रोक नहीं पाया। दांत पीसते हुए मेरे सामने आया। लिन शेंगशियाओ, ये लिपस्टिक का निशान कहां से आया? तुम अभी ऑफिस में किसी और औरत के साथ थे क्या? तुम उस तरह की औरत के पास गए? उसकी आंखों में आंसू भर आए। रोते हुए पूछा, तुमने मुझसे छुपकर उस औरत के पास क्यों गए? उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें अट्रैक्ट करता है? बड़े महान हो तुम, बड़े ऊंचे हो ना? मैं मन ही मन परेशान था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लिन सीसी अचानक कंट्रोल खो बैठा, दौड़कर आया और मेरी कॉलर खींचने लगा। चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है लिन शेंगशाओ? तुम बहुत ज्यादा हो। देखा कि शर्ट के बटन्स लगभग उखड़ने वाले थे। मैंने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ी और धीरे से उसे एक तरफ धकेल दिया। लिन सीसी का चेहरा हैरानी से भर गया। तुमने मुझे धक्का दिया? मैंने बनावटी मुस्कान के साथ उसे देखा। लिन सीसी, अपना एटीट्यूड ठीक करो। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि मुझसे इस तरह बात करो? शायद पहले मैं उसके साथ बहुत ज्यादा नरम और टॉलरेंट रहा था। कभी
थोड़ा भी सख्त नहीं हुआ। इस पल उसे अचानक एहसास हुआ कि हम दोनों के बीच असल में कितना फर्क है। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे। पूरा एक वाक्य भी नहीं निकला। मैंने माथे पर बल डाले, ऊपर से नीचे उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हें छोटे छोटे गिफ्ट्स तो देता ही हूं, उसे छोड़ो। हर महीने 20 लाख टाइम पर तुम्हारे अकाउंट में डालता हूं। मैं तुमसे सच्चे दिल की उम्मीद नहीं रखता, लेकिन कम से कम इस पैसे की वैल्यू तो समझो। इतने पैसे के कॉइन्स बनाकर पानी में फेंको तो भी आवाज आएगी। तुम्हारे पास बेसिक कमिटमेंट भी नहीं है, तो मुझसे नाराज होने का हक कहां से आया? मेरी सीधी बात ने उसकी सारी बनावटी डिग्निटी तोड़ दी। उसके ठगे रहने का फायदा उठाते हुए मैंने सिक्योरिटी बुलाई और लिंसिसी को मीटिंग रूम से बाहर करवा दिया। अगली बार मिलना हो तो पहले रिसेप्शन से अपॉइंटमेंट लो। कंपनी का नया हाई एंड प्रोजेक्ट एक प्राइवेट विला एरिया था। काफी लोग जो इस तरह के अरेंजमेंट्स में थे वहां रहते थे। मैंने सोचा था युमांशु को भी वहां शिफ्ट करूंगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। वो मेरे विला में ही डटा रहा, वहां से हटने का नाम नहीं लेता था। जब भी घर खरीदकर अकेले रहने की बात करता, वो मनुहार करने लगता, मुंह फुलाता, चिपक जाता। बस 1 महीने में मैं पूरी तरह थक गया था। उसने मुझे मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से तोड़ दिया था। उस दिन मैं सोफा पर पड़ा था, छत के झूमर को देखते हुए बड़ी मुश्किल से बोला, तुम हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे ना? मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है। लेकिन युमांशु ने सुनकर वो खुशी नहीं दिखाई जिसकी मुझे उम्मीद थी, बल्कि मेरी गोद में लेटे हुए मेरे कंधे पर हल्के से एक किस कर दी। आवाज बड़ी सिडक्टिव थी। मेरा बदन अनजाने में कांप गया। भैया, तुम बहुत अच्छे हो, उसने नाजुक अंदाज में कहा। थोड़ा और रुको ना, मैं कुछ दिन और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं बेबस होकर मुस्कुराया। पहले रोज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने की बात करता था, अब उतनी जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे सच में जल्दी है। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं खुद ही टूट जाऊंगा। मैंने उसे एक कार्ड दिया था। हर महीने 30 लाख आते थे। उसकी समझदारी और मैच्योरिटी को देखते हुए लिंसिसी से तो बहुत बेहतर था। 10 लाख और देना भी बिल्कुल सही लगता था। लेकिन युमांशु ने सीधे मना कर दिया। ये पैसे नहीं चाहिए, उसने ऊपर देखते हुए कहा। आंखों में भरोसा था। बस आगे मेरे लिए एक्टिंग के काम अरेंज करते रहो, ठीक है ना? मैं तुरंत समझ गया उसकी बात का मतलब। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बिना किसी बड़े सपोर्ट के टिकना मुश्किल है। वो सब समझता था और चाहता था कि मेरे कनेक्शंस और रिसोर्सेज से अपनी जगह बनाए। शायद मेरे बस में नहीं था कि उसे टॉप स्टार बना दूं, लेकिन छोटे रोल्स दिलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ाना, यह बिल्कुल हो सकता था। मैंने बिना सोचे हां कह दी। ठीक है, आगे सब तुम्हारे ऊपर है। बात खत्म होते ही मुझे थोड़ा पछतावा हुआ। युमांशु तुरंत ऑक्टोपस की तरह चिपट गई, आंखें सिकोड़ी, लाल होंठ आगे किए और पास आने लगी। मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसका माथा रोका और ऑकवर्डली टॉपिक बदला। क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? चलो, तुम्हें ब्यूटी पार्लर ले चलता हूं, ईयरली मेंबरशिप दिला देता हूं। वैसे भी आगे एक्टिंग करनी है तो स्किन का ख्याल रखना होगा। उसने जोर से सिर हिलाया, बाल इधर उधर बिखर गए। मैं नेचुरली अच्छी हूं, मुझे कोई खास केयर की जरूरत नहीं। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से अपनी स्किन पर फेरा। उसकी आंखों में पूरा कॉन्फिडेंस था। मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। डर था कि कहीं फिर से दिल ना हिल जाए। अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि उसे मजा आ गया था और उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने की कोई जल्दी नहीं थी। बस आज रात ही डायरेक्टर को विला बुला लेता हूं और ऑडिशन फिक्स कर देता हूं। मैं जल्दी से उसकी पकड़ से निकला और तेजी से ऊपर चला गया। उस रात इनवाइटेड डायरेक्टर टाइम पर विला आ गया। एक अच्छे दोस्त के कनेक्शंस की वजह से सब कुछ बड़े स्मूथली हुआ। युमांशु ने वहीं इम्प्रॉम्प्टू ऑडिशन दिया। अपनी बोल्ड और मैच्योर पर्सनैलिटी की वजह से उसे एक ऐसी फीमेल बॉस का रोल मिला जो किसी से प्यार करती है लेकिन पा नहीं सकती। कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं था,
सब इम्प्रोवाइजेशन था। मैंने टेम्पोरली उसके साथ सीन का करने की जिम्मेदारी ली। बस चुपचाप खड़े रहना था और उसका साथ देना था। डायरेक्टर ने एक्शन बोला और यूमंशु तुरंत कैरेक्टर में आ गई। आंखों में भावनाएं भरकर मुझे देखने लगी। बड़ी एक्सप्रेसिव थी। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं, आखिर क्यों? मैं लिंसी उस औरत से किस बात में कम हूं? वो एक कदम आगे बढ़ी। गर्म सांसें मेरे चेहरे पर आईं। मेरा दिल धड़का। डर था कि कहीं सबके सामने कुछ ज्यादा ना हो जाए। मैंने अनजाने में सिर घुमाया, लेकिन उसने बेझिझक हाथ उठाया और मेरी ठोड़ी पकड़ ली। जबरदस्ती मेरा चेहरा वापस घुमाया और मुझे गहरी नजरों से देखने पर मजबूर किया। लिंग शेंग शाओ, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, है ना? हर बार जब हम साथ होते हैं, तुम्हारी रिएक्शन सब कुछ बता देती है। तुम तो मेरे ही हो। उसकी उंगलियां थोड़ी कसी, आंखें थोड़ी कांपी, जैसे अगले पल वो मुझे निगल जाएगी। मुझे उसकी एक्टिंग की इंटेंसिटी देखकर हैरानी हुई। अगर मैं होता तो इसे इतने अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन डायरेक्टर ने बाद में मुझसे कहा, यूजी की इमोशनल इंटेंसिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी ओवर द टॉप है। ये रोल एक ऐसी फीमेल बॉस का है जो अंदर से तड़पती है लेकिन दिखाती नहीं। इसने तो ऐसे एक्ट किया जैसे जेलस होकर टैंट्रम थ्रो कर रही हो। डायरेक्टर ने थोड़ा रुककर टोन नरम किया, लेकिन कोई बात नहीं। आजकल ऑडियंस एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। यूजी की लुक्स और पर्सनालिटी से सीधे शॉर्ट ड्रामा में जाए तो काम चल जाएगा। बस इसी तरह यू मंशू का ऑडिशन पास हो गया। पूरा ऑडिशन ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था, लेकिन आखिर में सब खुश थे। उसे सेट पर भेजने से एक रात पहले वो तकिया लेकर मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर बैठ गई। नाजुक आवाज में बोली, भैया, मुझे अंदर आने दो ना, मैं तुम्हारा ठीक से शुक्रिया करना चाहती हूं। मैं रजाई में लिपटा बिस्तर पर था। मुझे अच्छी तरह पता था कि उसे शुक्रिया नहीं करना था। बस मेरी याद आ रही थी। युमंशु दरवाजे के बाहर खुजाती रही, मनाती रही, मैं बाहर शूटिंग के लिए जा रही हूं, कई महीनों के लिए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। भैया, दरवाजा खोलोगे? उसकी आवाज आम की तरह मीठी थी। सुनकर मेरा पूरा बदन अनकंफर्टेबल हो गया। कोई चारा नहीं था। मैंने उससे बार बार रूल्स बनाए, उसे समझाया कि शांत रहे, बस गले लगना है। कोई चारा नहीं था। मैंने उससे बार बार साफ साफ कह दिया था कि शांत रहे, बस सोने के लिए साथ लेटे, कोई शरारत नहीं। उसने मान लिया। तब जाकर दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया। रात बिना किसी झंझट के गुजरी, लेकिन अगली सुबह जाने से पहले मुझे अपनी शर्ट कहीं नहीं मिली। पलटकर देखा तो यूमांशु चुपचाप उस शर्ट को अपने सूटकेस में ठूंस रहा था। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा एक कपड़ा रख लेता हूं, जब याद आओगे तो देख लूंगा। उसने बिना पलटे लापरवाही से जवाब दिया। मैं कुछ बोल नहीं पाया और खुद उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया। बोर्डिंग से पहले उसने मुझे कसकर गले लगाया और कई बार चूमा, फिर धीरे से कान में बोला, जरूर सेट पर मिलने आना, वरना मैं रोज तुम्हें याद करूंगा। मैंने हां में सिर हिलाया, लेकिन अगले पूरे 1 महीने तक जा नहीं पाया। जानबूझकर नहीं, बस कंपनी का काम बहुत ज्यादा था। पहले से जुड़े एक बड़े क्लाइंट ने नया ऑर्डर दे दिया था। मैं प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस फॉलो करने में लगा था। युमांशु ने कभी कोई ड्रामा नहीं किया, बस हर रोज कॉल करके बातें करता था। उस दिन भी मैंने हमेशा की तरह फोन उठाया, लेकिन उधर से लिन सिसी की आवाज आई। मैंने बहुत सोचा और डिसाइड किया है कि सब माफ कर देता हूं। चलो, सब ठीक कर लेते हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। उसके टोन से तो लग रहा था जैसे वो मुझे माफ कर रहा हो। उस दिन वाला रेस्टोरेंट अच्छा था। आज शाम वहीं मिलते हैं। मेरी बेस्टी और सीनियर भी आएंगे। मैंने सीधे बात काटी। लिन सिसी, हमें अब और उलझने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो हमने कभी ऑफिशियली रिलेशनशिप में थे ही नहीं, तो ब्रेकअप का सवाल ही नहीं। तुम समझते हो मेरी बात। पहले कंपनी में युमांशु की वजह से सब गड़बड़ हो गया था। लिन सिसी से ठीक से बात नहीं हो पाई थी। मुझे उसके साथ ये इमोशनल ड्रामा खेलने की फुर्सत नहीं थी। हम दोनों एडल्ट्स हैं, अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से जी।
बस इतना काफी है। और वैसे भी मैंने पैसे खर्च किए, लेकिन बदले में कोई इमोशनल वैल्यू नहीं मिली, तो इसमें उलझे रहने का कोई मतलब नहीं था। मन ही मन सोचा, आगे कोई साथी ढूंढना हो तो समझदार और प्रोफेशनल कोई हो। सोचते सोचते ध्यान खुद ब खुद युमांशु पर चला गया। काफी दिनों से मिले नहीं थे, मन में थोड़ी याद आ रही थी। लिन सिसी से और बात करने का मन नहीं था। मैंने सीधे फोन काट दिया और सेक्रेटरी से सेट जाने की फ्लाइट बुक करवाई। सोचा युमांशु को सरप्राइज दे देता हूं और उसकी पुरानी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। प्लेन लैंड होने के बाद लोकल कार हायर की और सीधे फिल्म सिटी पहुंचा। जब मैं सेट पर पहुंचा तो युमांशु शूटिंग में था। पिछली बार के ऑडिशन के बाद डायरेक्टर ने उसका रोल बदल दिया था और उसे नया कैरेक्टर दिया था, विलन गर्ल लियू वू यान। ये रोल सबसे हैवी था, असली मायनों में फीमेल लीड था। वो पूरे मेकअप और ग्लैमरस लुक में था, जिसमें से एक अलग ही अदा झलक रही थी। यहां तक कि साथ में काम कर रहा यंग मेल लीड भी उस पर इतना मोहित हो गया था कि डायलॉग बोलते वक्त बार बार अटक रहा था। मेरा प्लान था कि किसी छांव वाले कोने में चुपचाप देखता रहूंगा, लेकिन युमांशु की कंसंट्रेशन कमाल की थी। बस एक बार नजर उठाई और उसने मुझे देख लिया। सच में बहुत टैलेंटेड है। 1.5 महीने में एक्टिंग इतनी बेहतर हो गई, हैरान कर देने वाली प्रोग्रेस। डायरेक्टर के कट बोलने तक वो पूरी तरह कैरेक्टर में रहा, एक भी गलती नहीं। वो सीन खत्म होते ही उसने बहाना बनाया कि मेरे लिए जंगली फूल तोड़कर लाया है और मुझे खींचकर वैनिटी वैन में ले गया। स्क्रीन पर तो वो ठंडी और बेरहम विलन था, लेकिन अभी वो एक चिपकू लवर की तरह था। आंखों में पूरी तरह डिपेंड करने वाला भाव और थोड़ी सी चमक लिए मुझे देख रहा था। वैन के अंदर युमांशु बिल्कुल सिचुएशन की परवाह किए बिना। मैंने झट से हाथ बढ़ाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और रोका। उसे लगा मैं मना कर रहा हूं। वो तुरंत रुक गया और उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखने लगा। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसके चेहरे की खुशी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और थोड़ी उदासी आ गई। मन मारते हुए एक एक बटन बंद करने लगा और बीच बीच में मुझे आंखें मटकाता रहा। जब देखा कि मैं टस से मस नहीं हो रहा तो मुंह फुलाकर मनुहार करने लगा। तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तो बहुत पहले से तुम्हें मिस कर रहा था। मैंने एक नजर में भांप लिया कि उसकी बात आधी सच आधी झूठ है। हल्के से देखते हुए बोला, सच में? मुझे तो लगा तुम शूटिंग में बहुत बिजी थे। मेल लीड के साथ सीन्स में तो पूरी तरह डूबे हुए थे। उसने तुरंत आंखें बड़ी कर लीं और मुझे गले लगा लिया। वो सब तो बस एक्टिंग है, मेरे दिल में तो बस तुम हो। उसके इस मीठे मनोहार ने दिल को पिघला दिया और मेरे मन की वो छोटी सी खटास पल में गायब हो गई। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके मुलायम गाल दबाए और पूछा, आज इतनी जल्दी शूटिंग खत्म कैसे हो गई? उसने आलसी अंदाज में जवाब दिया, पता चला तुम आ रहे हो तो डायरेक्टर से कह दिया आज बंद करो। मैं मन ही मन हैरान रह गया। वाह, पूरी टीम को अपनी वजह से रुकवा दिया। अभी शूटिंग शुरू हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और पहले से ही स्टार की तरह एटीट्यूड दिखाने लगा। मैं तो अभी से सोच सकता था कि जब वो फेमस होगा और स्टार टैंट्रम्स की खबरें आएंगी तो रोता हुआ मेरे पास आएगा कि ट्रेंडिंग से हटवाओ। उसने बात बदली और उत्साह से बोला, तुम मुश्किल से आए हो, मुझे बाहर घुमाओ। यहां आने के बाद से बस शूटिंग ही की है, ठीक से घूमा भी नहीं। मैंने हां कर दी। मुझे लगा शायद कोई लग्जरी आइटम पर नजर है और बिल मुझसे भरवाएगा, लेकिन हम बस साथ खाना खाने गए, एक मूवी देखी। थोड़ी देर में ही वो बोलने लगा, पैर दुख रहे हैं, बहुत थक गया, कहीं बैठना है। और नेचुरली हम दोनों फ्लोर टू सीलिंग विंडोज वाले प्रेसिडेंशियल सूट में चेक इन कर गए। रूम में घुसते ही उसकी नजर उन विंडोज पर टिक गई और आंखें घुमाने लगा। साफ दिख रहा था कि कुछ सोच रहा है। अच्छे भैया, क्या तुम मुझे मिस नहीं करते? मैं तो करता हूं, जरा सीरियस रहो। वो बेझिझक बोला, खाना, मूवी, होटल, यही तो सबसे नॉर्मल कपल डेट होती है ना? तब मुझे अचानक समझ आया कि मैं तो उसकी चाल में स्टेप बाय स्टेप फंस गया था।
मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो एक घोंसले में लौटे पंछी की तरह सीधे मेरी बाहों में आ गया। इसी बीच युमांशु की शॉर्ट ड्रामा मेरे जाने के बाद पत्नी को पछतावा हुआ ऑनलाइन आते ही पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। स्टोरी कोई खास नहीं थी, थोड़ी ओवर टॉप भी थी, लेकिन युमांशु की लुक्स ने सब संभाल लिया। उसने जो कैरेक्टर ल्यूरू यान निभाया वो ब्यूटीफुल भी था, मिस्चीवियस भी, शार्प भी और चार्मिंग भी, जिसने ऑडियंस का स्टैंडर्ड ही बढ़ा दिया। कई फिल्म और टीवी कंपनीज ने उसे ऑफर भेजे, उसे इंडस्ट्री में और आगे ले जाना चाहते थे। इस विलन रोल की वजह से उसके फैंस की तादाद बढ़ गई और एक अलग तरह के फैंस भी मिले। कमेंट सेक्शन में उसकी तारीफों की भरमार थी और मैं एक तरफ कंपनी का काम संभाल रहा था कि रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि लिन सिसी ने पहले से अपॉइंटमेंट ली है और मिलने पर जोर दे रहा है। दोबारा लिन सिसी से मिला तो वो बिल्कुल बदला हुआ था, शांत, सीधा बैठा था, हाथ पेट पर रखे, आवाज में नरमी थी। लिनशेंग, मुझे तुम्हारी याद आई। ये बात युमांशु भी अक्सर कहता था, कान के पास आकर धीरे से। मैं इसे सुनकर अब बिल्कुल भी नहीं पिघलता था, मन ही मन हंसा। याद नहीं आया, पैसे खत्म हो गए। लिन सिसी के घर का हाल मुझे अच्छे से पता था, जुआरी बाप, बीमार मां, पढ़ने वाला छोटा भाई, हर तरफ पैसों की जरूरत। हमारी पहली मुलाकात भी तो बस एक इत्तेफाक था। उस साल मैं एक चैरिटी डिनर में गया था, वो अपने टीचर के साथ आया था। पूरे हॉल में महंगे आउटफिट्स पहने लोगों के बीच वो सादे कपड़ों में एक छोटे से सफेद फूल जैसा लग रहा था। उसने खुद आकर मुझसे बात की। उस वक्त मैंने अभी अभी फैमिली बिजनेस संभाला था, मन थोड़ा रेस्टलेस था। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगे। शुरू में मैं उसे हर महीने 20 लाख देता था, तब उसे शर्म आती थी, लगता था मैं उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचा रहा हूं। लेकिन वक्त के साथ वो भी इस आरामदायक और अच्छी जिंदगी का आदी हो गया। इन कुछ सालों में मेरे दिए पैसों से वो धीरे धीरे आरामदायक और खुशहाल जिंदगी का आदी हो गया था। मेरे इन कुछ सालों के दिए पैसों से उसने घर की सारी परेशानियां सुलझा ली थीं। सादगी से ऐशो आराम में आना आसान है, लेकिन ऐशो आराम से सादगी में लौटना मुश्किल। एक बार पैसों का सहारा छूट जाए तो वो इस जिंदगी के साथ नेचुरली एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मेरे दिल की बात सुनकर लिन सिसी के हाथ कसकर भींच गए, चेहरे पर अपमान और गुस्से के भाव थे। पहले तुम खुद मेरे पास आए थे और अब मुझे इस तरह नीचा दिखा रहे हो। लिन शेंगाशियाओ, अपनी यह बुरी आदत छोड़ो, यह सच में बहुत बोरिंग है। मैंने शांति से जवाब दिया। तो मैं माफी मांगता हूं मिस लिन, कुछ और काम है? लिन सिसी का सीना जोर जोर से उठ गिर रहा था। जाहिर था कि वो अंदर से काफी उलझी हुई थी। अचानक उसने एक फोटो मेज पर पटकी और पलटकर चली गई, आंखों के कोने से जैसे आंसू बह रहे थे। खुद ही देख लो, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। मैंने झुककर फोटो उठाई। उसमें युमांशु और एक मिडिल एज्ड आदमी था जो गहनों से लदा हुआ था। दोनों काफी करीब थे। अगले दिन यह फोटो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो गई। सभी बड़े एंटरटेनमेंट मीडिया वाले खून की गंध सूंघे शार्क की तरह इस खबर को ट्रेंडिंग और हेडलाइंस में ले आए। मैं समझ गया कि पैसे लगाकर इसे दबाना अब पॉसिबल नहीं था। दरअसल शुरू से ही मुझे युमांशु की फितरत पता थी। हम कोई पैशनेट लवर्स नहीं थे, बस एक दूसरे के काम आने वाले साथी थे। लेकिन वो हमेशा सही वक्त पर सही इमोशनल वैल्यू देता था। समझदार, मैच्योर और एक्टिंग में तो वो बेहद माहिर था। मेरे दिल में थोड़ी तकलीफ और खालीपन तो आया ही। किचन में पानी बार बार उबलता रहा। मैं हाथ में नूडल्स लिए काफी देर सोचता रहा। समझ नहीं आया कि भूख लगी है या दिल में एक खालीपन है जिसे कहीं रखने की जगह नहीं। तभी दरवाजे की आवाज आई। युमांशु वापस आ गया था। वो दबे पांव मेरे पास आया और धीरे से मेरी कमीज का कोना खींचा। जब मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वो सीधे झुककर मेरी बांह के नीचे से घुस गया और सिर मेरे सीने पर रख दिया। धीरे से बोला, भाई सॉरी। उसकी आवाज सुनकर मुझे समझ आ गया कि इंटरनेट पर जो भी था वो सच था। दिल की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई।
ठीक है, मैंने इमोशंस दबाते हुए कहा, मैं नूडल्स बना रहा हूं। मैंने उसके लिए भी एक कटोरा निकाला और उसमें खास तौर पर फ्राइड एग रखा। लेकिन मुझे खुद कुछ खाने का मन नहीं था। युमांशु ने भी चॉपस्टिक्स नहीं उठाए। वो सावधानी से मेरा चेहरा देखता रहा और धीरे से पूछा, भाई, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने एक लंबी सांस ली और सिर हिलाया। जो मैंने तुमसे वादा किया था, मैं कोशिश करूंगा कि बाकी का स्कैंडल दब जाए, लेकिन कितना हो पाएगा, यह तो किस्मत पर छोड़ना होगा। उसके चेहरे पर खुशी आई, लेकिन मैंने तुरंत कहा, इस महीने की 10 तारीख को फाइनेंस टीम तुम्हारे अकाउंट में 30 लाख ट्रांसफर कर देगी। इसे ब्रेकअप मनी समझो, हम दोनों के बीच यहीं तक। उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में जम गई। अगले ही पल आंखें लाल हो गईं और वो कुर्सी से कूदकर मुझसे लिपट गया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम ब्रेकअप मत करो प्लीज। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो कसकर पकड़े रहा और छोड़ने को तैयार नहीं था। मुझे ठंडी आवाज में डांटना पड़ा, युमांशु, छोड़ो, हमारे बीच इतनी गहरी फीलिंग्स थी ही नहीं, थोड़ा समझदार बनो। तब जाकर उसने सिर उठाया। आंखें आंसुओं से भरी थीं, बेचारा और दुखी लग रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, पहले लिंसिसी को बहुत ज्यादा छूट दी थी, जिससे उसकी आदतें बिगड़ गईं। अब वही गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। युमांशु सिकुड़कर सोफा पर बैठ गया और चुपचाप रोता रहा। मैंने खुद को रोके रखा और उसे कंफर्ट ही नहीं किया। बाद में पता नहीं कब वो चुपचाप चला गया। शायद इन सब चीजों ने मुझे थका दिया था, या शायद मैं इन रिश्तों की असलियत समझ चुका था। इसके बाद मुझे कभी किसी का साथ ढूंढने का मन नहीं हुआ। चुपचाप अकेले जिंदगी जीने लगा। कंपनी की ग्रोथ धीरे धीरे रुकने लगी। घर के बड़ों ने बिना मेरी मर्जी के मेरे लिए एक रिश्ता तय कर दिया। वही पुराना तरीका जो मेरे माँ बाप ने अपनाया था, सिर्फ बिजनेस के लिए अरेंज मैरिज। शादी के बाद दोनों परिवारों के बिजनेस चैनल्स मिल जाएं और पर्सनल लाइफ में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। घर वाले बार बार कह रहे थे कि लड़की के परिवार का बिजनेस बहुत बड़ा है, हमारे लिन परिवार से भी ज्यादा मजबूत। यह एक बढ़िया मौका है। मुझे इन लोगों से बात करने का मन नहीं था। सीधे फैमिली मीटिंग में जाकर एस्ट्रे तोड़ दी और इन सब बड़े बूढ़ों को एक एक करके सुना दिया। मैंने इतनी मेहनत से कंपनी खड़ी की, उसे स्टेबल किया, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद अपनी जिंदगी के फैसले ले सकूं, अपने मन का घर बसा सकूं और माँ बाप जैसी ठंडी अरेंज्ड मैरिज से बच सकूं। मैं इनके पैसे कमाने और कनेक्शंस बनाने के का जरिया नहीं बनूंगा। और वैसे भी इन बड़ों की पर्सनल लाइफ कितनी गड़बड़ है। हर जगह इलीजिटिमेट बच्चे छोड़ रखे हैं। हर साल डिविडेंड में करोड़ों बांटने पड़ते हैं। अगर यह सब बकवास बंद करके पैसा मार्केट एक्सपैंड करने में लगाते तो कंपनी कब की आगे बढ़ जाती। लेकिन फिर भी रिश्ते बिगाड़ना ठीक नहीं। दोनों परिवारों की इज्जत के लिए यह मुलाकात करनी ही थी, वरना बड़ों की बेइज्जती करने और सामने वाले को बेवकूफ बनाने का नाम लगता। एक शाम मैं तय वक्त पर एक हाई एंड रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट पहुंचा। सामने एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा था, पूरे गहनों से लदा, पहनावे में कोई टेस्ट नहीं, एकदम नूवो रिच स्टाइल। बड़ी कंपनी का मालिक था, लेकिन दिखावा किसी नए नवेले अमीर जैसा। मुझे लगा यह चेहरा कहीं देखा हुआ है। अंकल, नमस्ते, मैं लिन शेंग शियाओ हूं, आप मुझे श्याओ श्याओ बुला सकते हैं। मैंने आगे बढ़कर ली माओ से उनसे हाथ मिलाया। वो मिडिल एज आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अकेले आए हो, घर के बड़े नहीं आए? कोई बात नहीं, मेरी शादी का फैसला मैं खुद कर सकता हूं। मैंने आराम से जवाब दिया, वाह, इतनी कम उम्र में पूरी कंपनी खुद संभाल रहे हो, सच में टैलेंटेड हो, मेरी बेटी के लायक हो। उन्होंने तारीफ की। मैं मन में सोच रहा था कि इस रिश्ते को पोलाइटली कैसे मना करूं, तभी हाई हील्स की तेज आवाज आई। वो चाल, वो रिदम बहुत जानी पहचानी थी। सिर उठाकर देखा तो युमांशु था। आज वो खास तौर पर तैयार होकर आई थी। बाल ऊंचे बंधे थे, एलिगेंट मेकअप, कंधे पर हीरों का हार, बैकलेस गाउन जिसमें उसकी पीठ की त्वचा दूध जैसी सफेद लग रही थी। रेस्टोरेंट की वार्म लाइट में एक सॉफ्ट ग्लो था,
वो बेहद ग्रेसफुल और क्लासी लग रही थी, जैसे कोई शान से चलती व्हाइट स्वान हो। धीरे धीरे टेबल की तरफ आ रही थी। मुझे एक पल में सब समझ आ गया। वो स्कैंडल फोटो जो लीक हुई थी, उसका राज अब खुल गया था। नमस्ते लिन साहब, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसका तरीका बेहद डिग्निटीड और एलिगेंट था, लेकिन आवाज में एक दूरी थी, एकदम अजनबी टोन। मैं होश में आया और उसी तरह जवाब दिया, आप तारीफ कर रही हैं मिस यू। मुलाकात खत्म होने के बाद अंडरग्राउंड पार्किंग में आया। मैंने झल्लाहट में टाई खींची। मन बेचैन था। गाड़ी के पास खड़े होकर सिगरेट जलाई। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में यू मानशु की परछाई धीरे धीरे आती दिखी। तुमने इस रिश्ते को क्यों मना किया? मैं ठंडी नजरों से उसे देख रहा था। मेरे मन में बस यही था कि जिसे मैंने अपने पास रखा था, वो असल में एक लिस्टेड कंपनी की बेटी निकली, और घर वालों ने उसी से मेरी बिजनेस मैरिज तय कर दी। ये सब बहुत ज्यादा प्लान्ड और सस्पिशियस लग रहा था। मेरा चेहरा ठंडा देखकर उसने तुरंत नरम आवाज में कहा, तो भाई सीधे मना क्यों किया? तुमने मुझे गलत समझा था। क्या मुझसे माफी नहीं मांगोगे? यह कहते हुए वो बेचारी सी बन गई। धीरे धीरे मेरे पास आई, मनाने लगी, नाजुक बनने लगी। आखिर असली तुम कौन हो? एक्टिंग बंद करो, यह बिल्कुल मजेदार नहीं है। मेरा चेहरा सख्त था, लेकिन अगले ही पल युमांशु अचानक करीब आ गई। उसका खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने बड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो हल्की सांसें लेते हुए थोड़ी नाराज होकर बोली, तुम सच में बेशर्म हो। पहले तुमने गलती की और अब ठंडा चेहरा लेकर बैठे हो। तुम मेरे कर्जदार हो। यह पहली बार था जब युमांशु ने मुझे सीधे नाम लेकर बुलाया। मैंने होंठ दबाए और जवाब दिया, गलतफहमी के लिए माफी मांग सकता हूं, लेकिन तुम सब जानते हुए भी चुप रहे, तमाशा देखते रहे। हां, मैं तो चाहती थी कि तुम मुझे मनाने आओ, पूरा ड्रामा हो, उसने बेझिझक कहा। फिर देखा कि मैं चुप हूं। समझ गई कि यह होने वाला नहीं, तो तुरंत बात बदली। तुमने मुझे गलत समझा तो कुछ कॉम्पेंसेशन तो दो। मैंने मना नहीं किया। ठीक है, जो चाहिए बताओ, दिला दूंगा। ये तुमने खुद कहा है। उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान आई। उसने मेरी टाई खींची और मेरे कान के पास आकर धीरे से बोला, तो भाई हम घर चलें। उस दिन के बाद विला के पर्दे पूरे 3 दिन बंद रहे। एक बार फिर इस जादुई इंसान ने मुझे पूरी तरह थका दिया।